हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है इनकम टैक्स का। जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो आज हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर दिस हेड इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 22। यानी कि जो चार्जेबिलिटी या टैक्स की कैलकुलेशन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसको हम सेक्शन 22 के अंडर में कैलकुलेट करते हैं। अगर यदि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी कुछ कंडीशंस है उनको फुलफिल करती है तो उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है? द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपॉर्चुनेट देयर टू। यानी कि भवन और भवन के साथ लगी हुई जमीन के ऊपर हम जो है टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जो एसएससी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय हिम। यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी किया गया है उसमें वो यूज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम जो है प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर बिल्डिंग होगी और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू। यानी कि जो बिल्डिंग के साथ लगी हुई कोई भी जमीन है उस जमीन को भी हम टैक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। देखिए, इनकम फ्रॉम लैंड अपॉर्चुनेट मतलब अटैच टू द बिल्डिंग इज कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि या तो वो मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई कोई भी जमीन है उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन जो है हाउस प्रॉपर्टी में करते हैं। अब जो जमीन के बिल्डिंग के साथ जो जुड़ी हुई जमीन है उसके अंदर हम कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, किंडरगार्टन हो सकता है, या मोटर गैरेज या कोर्ट यार्ड, ये कोई भी हो सकते हैं। इनसे जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगी। अगर यदि वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कंडीशन में जो कार पार्किंग स्पेस है, प्लेग्राउंड है, कनेक्टिंग रोड इन फैक्ट्री एरिया है, वो भी सारे के सारे बिल्डिंग के साथ अटैच माने जाएंगे और उसकी कैलकुलेशन हम हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे। इसके बाद कुछ एक इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मीन्स कि वो बिल्डिंग और लैंड जो है लेट आउट है लेकिन फिर भी उसकी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट देखिए, इफ द बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर आर लेट आउट बाय द एसएससी टू द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। यानी कि किसी एसएससी ने अपने बिजनेस के एम्प्लॉय को कोई स्टाफ क्वार्टर या बिल्डिंग लेट आउट कर रखी है और उनसे जो रेंट रिसीव्ड होता है वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। यानी कि बिजनेस इनकम मानी जाती है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाती। सेकेंड कंडीशन में कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट। यानी कि कुछ एक एसेट जैसे कंपनी कोई मशीन, प्लांट, फर्नीचर वगैरह किराए पर देने का काम करती है और उसके साथ साथ बिल्डिंग भी किराए पर दे दी जाती है, तो उनका कंपोजिट रेंट जो मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम होती है वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस और प्रोफेशन हेड में जो है वो इनकम टैक्सेबल होती है। इसके अलावा अगर यदि कोई बिल्डिंग है वो लेट आउट कर रखी है बिजनेस ने बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या पुलिस स्टेशन को, और जो कि एफिशिएंटली और स्मूथली बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्पफुल होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो इनकम है वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर यदि पेइंग गेस्ट की इनकम है तो पेइंग गेस्ट की इनकम भी जो है वो बिजनेस इनकम होती है, न कि हाउस प्रॉपर्टी की। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी। आगे सेकंड जो कंडीशन आती है, द एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जो एसएससी है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, तभी उससे जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। इसका क्या मतलब है? द पर्सन
होज नेम द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। अगर यदि वो मॉर्गेज कर रखी है प्रॉपर्टी तो ऐसी कंडीशन में वो मॉर्गेजर होना चाहिए, मॉर्गेजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है ये। लेकिन इसमें कुछ एक डीम्ड ओनर की भी कंडीशन आती है। डीम्ड ओनर की कंडीशन में क्या है कि वो पर्सन जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाता है। तो कुछ एक कंडीशन है, अगर यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो डीम्ड ओनर की प्रॉपर्टी मानी जाती है। सबसे पहले देखिए, व्हेन टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल he or she transfer a house property without adequate monetary consideration to spouse which is not connection with an agreement of life apart or his minor child not being a married daughter, यानी कि बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगर यदि कोई स्पाउस अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है आपस में, या किसी माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है अगर यदि वो कोई मैरिड डॉटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रांसफरर है वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाता है और उससे जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में उसको उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सेकंड है ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि अगर यदि मान लीजिए कोई हाउस मेकिंग सहकारी समिति है और वो अपने पर्सन्स को हाउस ट्रांसफर कर देती है, यानी कि बिल्डिंग को अलॉट कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओनर होता है वही प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। इसके अलावा इफ ए पर्सन टेक्स ए लैंड ऑन लीज, यानी कि कोई पर्सन जो है किसी बिल्डिंग को लीज पे लेता है उसके ऊपर हाउस कंस्ट्रक्ट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। इन केस ऑफ लीज ऑफ ए प्रॉपर्टी पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स लेसी इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि अगर यदि कोई प्रॉपर्टी उसने लीज पर ले रखी है और वो कम से कम 12 साल के लिए होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा टाइम के लिए है, तो लेसी जो है वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। इसके अलावा ए पर्सन एक्वायरिंग ए प्रॉपर्टी बाय सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ऐसी कंडीशन में भी जो वो पर्सन है वो डीम्ड ओनर माना जाता है। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि वो जो एसएससी है उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसमें उस एसएससी का बिजनेस और प्रोफेशन कैरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है प्रॉपर्टी जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो ये तीनों कंडीशन जो है फुलफिल होती हैं तभी वो जो प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर जो है टैक्स नहीं कंप्यूट होता, तो वो कौन कौन सी है? इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस की जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। इसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ फॉर्मर रूलर जो है, यानी कि कोई भी शासक है उसका कोई पैलेस है, उसकी जो इनकम है वो इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। या फिर लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ट्रेड यूनियन है, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय चैरिटेबल पर्पज है या पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी भी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, वो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है, वो भी आपकी कैलकुलेशन नहीं होती हाउस प्रॉपर्टी में। इसके बाद हाउस विच इज मेंट फॉर सेल्फ रेजिडेंस, यानी कि जो कि सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज करना था बट कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज सर्विस और बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड एट एनी अदर प्लेस, यानी किसी दूसरी जगह पर उसकी सर्विस है या बिजनेस और प्रोफेशन कैरी हो रहा है, इस कारण से वो हाउस प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई, तो ऐसी इनकम भी जो है हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्प्टेड होती है, हम उस पर कोई टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अब इसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखिए, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द को ओनर, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो है किसी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं तो जो उनका रेस्पेक्टिव शेयर होगा उसमें उस प्रॉपर्टी की इनकम को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद सेकंड आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप। अगर यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो ऐसी कंडीशन में जिस पर्सन के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अब्रॉड, यानी कि भारत से बाहर अगर यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर यदि वो पर्सन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर जो है टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है एनओआर और एनआरआई के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी। कंपोजिट लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग विद अदर एसेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सब लेटिंग की इनकम आती है। सब लेटिंग की इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर यदि किसी पर्सन ने कोई हाउस प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है और उसका कुछ पार्ट जो है दोबारा जो है लेट आउट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।